तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। इस समय हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो अभी तक आपको जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। उत्तरापथ क्या था, दक्षिणापथ क्या था, क्या थी तीसरी संगति, क्या था अशोक का धम, किसके समय में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, किसने उनके लिए बेलूवन और जेतवन विहार बनाया, क्या था चैत्य, क्या था स्तूप और क्या था विहार, इन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब पार्ट सेकेंड में यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकेंड में यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ आपकी सुविधा के लिए मैंने ज़्यादातर जो नोट्स हैं सामने बोर्ड पे लिख रखे हैं, और अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो भाग के जाइए कॉपी पेन ले आइए। तो मेगास्थनीज के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। आपको पता है कि ये यूनानी सेनापति सेल्यूकस का दूत था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बाद युद्ध हुई, युद्ध के बाद शांति समझौता और मित्रता हो गई, उसके बाद मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, और अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं तो उनको देख लीजिएगा एक बार। इसने इंडिका नाम की किताब लिखी, और इस इंडिका किताब के द्वारा उस समय की भारतीय राजनीति, ध्यान रखना, भारतीय राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। उसी तरह से अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र और इंडिका ये दोनों ऐसे पुख्ता साहित्यिक स्रोत हैं जो मौर्यों के समय के भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो परिदृश्य है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो अब आपसे जो एग्ज़ाम में जो पूछेगा, फिर से मैं कहूँगा ना, एक मेंस का एग्ज़ाम और एक पीटी का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब हम इसकी डिटेल की बात करेंगे तो मेंस में बात करेंगे। फिलहाल इस क्लास में बहुत शॉर्ट जो आपके एग्ज़ाम में आने जा रहा है उसकी बात करेंगे। तो इंडिका इसने लिखी। इंडिका में इसने भारतीय समाज को 7 वर्ग या 7 जातियों में बांटा। परंपरागत रूप से, अब देखो जैसे यूपीएससी मेंस की बात आप करोगे ना, स्टेट पीसीएस मेंस की बात करोगे, तो यहाँ पर मेगास्थनीज की टांग खिंचाई होगी। तो ये भारत को 7 जातियों में बांट रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से भारत कितनी जातियों में बटा हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये 7 वर्गों में बांट रहा है ना। दार्शनिक, किसान, शिल्पी, अहीर, इस टाइप के ना, इसने 7 भारतीय समाज को इसने 7 वर्गों में बांटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आता, कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा। ये कहता है पहले नंबर पर दार्शनिक आया। ये नंबर 1 किसान लिखा है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। पहले नंबर पर उसने दार्शनिकों को रखा है, सबसे लास्ट के नंबर पर उसने सभासदों को रखा है। लेकिन यहाँ नंबर 1 किसान का मतलब है, वो कहता है कि आबादी में सबसे बड़ा वर्ग जो था वो किसानों का था। और सोनू, दूसरा बड़ा वर्ग किसका था आबादी में? आबादी में सबसे बड़ा वर्ग जो था वो किसानों का था। दूसरा सबसे बड़ा वर्ग किसका था आबादी में इस समाज में? शीतल आप बताएं, आप बताएं। प्रियंका पांडे जी, प्रियंका पांडे राबिया, तबस्सुम हैं? नहीं, सैनिक। हाँ, इतना नहीं पता तुम लोगों को। तो सबसे बड़ा वर्ग जो था वो किसानों का था। विकास, आबादी में सबसे ज़्यादा कौन थे? किसान, और दूसरे नंबर पर सैनिक। ओके, अच्छा, अब ये कहता है कि अभी पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि नगर और सेना में 6 समितियां थी। नगर प्रशासन और सेना को चलाने के लिए 6 अलग अलग समितियां थी। इसलिए ये कह रहा है बिक्री कर। ये मेगास्थनीज कहता है कि अगर कोई बिक्री कर नहीं देता है तो उसको सजा के तौर पर क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। ये सवाल कई बार आया है। मेगास्थनीज ने कहा है कि अगर आप बिक्री कर नहीं देंगे तो मृत्युदंड दिया जाएगा। विदेशियों की खास देखभाल की जाती थी। विदेशियों की देखभाल के लिए अलग समितियां थीं, और जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड रखने के लिए अलग समितियां थीं। कहाँ पर? शहरों में। ठीक है ना। बिक्री कर ना देने वाले को फांसी दी जाती थी। यहीं पर मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यों के समय में दास प्रथा, सती प्रथा और चोरी जैसी चीज़ें थी नहीं। दास प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। तो सती प्रथा तो खैर थी नहीं, लेकिन दास प्रथा को लेकर के विवाद है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये संकेत मिलता है कि दास प्रथा थी। लेकिन ऐसा लगता है मेगास्थनीज को तो दास प्रथा दिखाई नहीं दी, या मेगास्थनीज ने दासों का जो उल्लेख नहीं किया है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता होगा। ठीक है ना। लेकिन एक बात सही है कि ये आदेश है अर्थशास्त्र में कि किसी आर्य को दास नहीं बनाया जाएगा। आर्य नस्ल का जो होगा उसे दास नहीं बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मौर्य काल में दास प्रथा थी,
तो आप उसका आंसर देंगे थी। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेगास्थनीज ने दास प्रथा की बात की है, नहीं की है भाई, है ना। सती प्रथा नहीं थी, चोरी नहीं होती थी। मेगास्थनीज ये कहता है कि आमतौर पर अपराध या चोरियाँ कम होती थी। क्यों? क्योंकि दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, दंड व्यवस्था कुशल थी और कठोर थी। अपराधी का तुरंत पता लगा दिया जाता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। तो अपराध के डर की वजह से चोरी नहीं होती थी, या अपराध, मैंने क्या कहती, अपराध के डर की वजह से, दंड के डर की वजह से चोरी नहीं होती थी या अपराध कम से कम होते थे। देखो तेज फ्लो में बोलने में ना कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है, तो उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। कभी कह जाऊँ कि अशोक का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसको एडजस्ट कर लेना ना, ठीक है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। स्त्रियां स्वतंत्र थी। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि स्त्रियों पे बंदिशें नहीं थी, जैसे परिवार में होता है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पितृसत्तात्मक समाज था या मातृसत्तात्मक समाज था, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। लेकिन स्त्रियों को जो है कि आज़ादी थी, है ना, जीवन जीने की, और स्त्रियों पर कोई कठोर नियंत्रण जैसा कुछ था ना। स्त्रियां अंगरक्षक भी होती थी, गार्ड, जैसे आजकल गार्ड होते हैं ना, स्त्रियां अंगरक्षक भी होती थी, स्त्रियां जासूस भी होती थी, ठीक है ना, स्वतंत्र थी स्त्रियां। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, भूमि। हाँ, भूमि की बात करें, मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं ना, तो मेगास्थनीज कहता है कि भूमि, उत्तर भारत में ज़्यादातर जो भूमि थी अच्छी थी और उपजाऊ थी। वो कह रहा है, मेगास्थनीज ने कहा है कि ज़मीन में इतनी सीलन होती है कि साल में 2 फसलें बोई जाती हैं। वो ये भी कह रहा है कि साल में 2 बार बारिश होती है। देखो अल बरूनी ने भी कहा है, बाबर ने भी कहा है, मेगास्थनीज ने भी कहा है कि यहाँ पर साल में 2 बार बारिश होती है। इस वजह से ज़मीन में अच्छी खासी नमी रहती है और साल में 2 फसलें होती हैं, है ना। हाँ, ये फिर लिखा भी है मैंने, कठोर दंड था, इसलिए अपराध जो थे वो कम होते थे। अब जो पुलिस विभाग था, पुलिस विभाग जो था उसे कहते थे रक्षिन। क्या कहते थे? रक्षिन। अच्छा, विजयनगर एम्पायर में पुलिस विभाग का नाम क्या था? विजयनगर एम्पायर में पुलिस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? हैं? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, मौर्यों के समय में जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसे कहते थे रक्षिन। और गूढ़ पुरुष क्या हुए राबिया? एनीवन? गूढ़ पुरुष। तुम लोग रिवीजन कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, है? विकास, गूढ़ पुरुष, हाँ, जासूस। गूढ़ पुरुष जो होते थे वो जासूस होते थे। जासूस 2 तरह के थे, एक घूम घूम कर जासूसी करते थे, और एक जो थे एक ही जगह पर बैठ करके जासूसी किया करते थे, ठीक है। सल्तनत काल में जासूसों पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? शीतल, प्रियंका, जासूसों पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? प्रियंका, सोच समझ का आंसर दो। सल्तनत काल में कीर्ति, एडी के, हाँ, है ना, हाँ, है ना, उसने जासूसी विभाग का पुनर्गठन किया था, है ना। चले साहब, तो अब एक बार सवाल आया था कि इनमें से कौन किसका विवरण जो है मौर्य इतिहास को जानने में लाभदायक है। आप देखें ना, मेगास्थनीज तो उसी के समय का था, मेगास्थनीज उसी के समय का था, ओके, मेगास्थनीज उसी के समय का था, दीपवंश महावंश उसी के समय लिखे गए हैं। लेकिन जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लिनी ये उस दौर के नहीं हैं, ये काफ़ी बाद के हैं। लेकिन इनका जो लिटरेचर है उससे हमें मौर्यों का इतिहास जानने में जो है हेल्प मिलती है। उनके काफ़ी बाद के हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय जो भी अवेलेबल बुक्स होंगी उनके आधार पर, या और जो भी दस्तावेज होंगे उनके आधार पर मौर्यों का इतिहास लिखा है, या भारत का इतिहास लिखा है। जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लिनी, इसमें एक और है, ये लिखा है ना, तो एरियन, ये तो देख रहे हैं ना, एरियन, ठीक है ना। स्ट्रैबो ने तो पाटलिपुत्र नगर को क्या कहा है, लिख दो यहाँ पर, है ना, मैंने लिखा नहीं है, पालीब्रोथा है, शाबाश। स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र शहर को कहा है पालीब्रोथा। और ये जो नेचुरल हिस्ट्री है ना, ये प्लिनी की बुक है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग ऐसे उठे जैसे कि बाहर हमला हो गया हो, फौज निकली तुरंत, है ना, हमास आ गया हो और इजरायली सेना मुकाबला करने, ऐसे ऐसे उठे ना एकदम से तुरंत। ठीक है भाई, चलें। अच्छा, हमास और इजराइल की जो घटना है, मीडिया आजकल वैसे कह भी रही है, इजराइल, मतलब मेरा अपना मत है कि इजराइल अगर यहाँ पर थोड़ा संयम से काम लेता, इजराइल अगर यहाँ संयम से काम लेता तो मेरे ख्याल से इजराइल के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता। हमास जो है लोगों की नज़र में विलेन ही बना रहता। लेकिन अब ये संघर्ष जब लंबा खिंच गया ना, हमास के जो आतंकी थे उनका यही मकसद था। ये संघर्ष जितना लंबा खिंचता जा रहा है और गज़ा में जितने बच्चे और महिलाओं की मौत होती जा रही है,
उतना ही ज़्यादा इजराइल जो है वो दुनिया में जो अपनी सहानुभूति है वो खोता जा रहा, और हमास और फ़िलिस्तीन का मुद्दा जो है फिर से इंटरनेशनल लेवल का हो गया। घर घर में, देश दुनिया में सभी को पता चल गया है कि कोई फ़िलिस्तीन है, कोई वेस्ट बैंक है, कोई गाज़ा है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर उसको नुकसान हुआ है इजराइल को, मतलब मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर ये मामला शांति से सुलझ जाता तो इसराइल को ज़्यादा फ़ायदा होता, और जो गाज़ा के जो हमास के जो आतंकी हैं जिनका मकसद था इस मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनल लेवल पर ले आना, यूएनओ में ले जाना। यूएनओ के महासचिव कह रहे हैं कि भाई अवैध कब्जा है और कब्जा हट देना चाहिए, है ना। अमेरिकी प्रेसिडेंट भी कह रहा है कि युद्ध के बाद इसराइल को 2 राष्ट्र पर सोचना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि आफ्टर वार, युद्ध के बाद इजराइल को 2 राष्ट्रों पर सोचना चाहिए, यानी कि शांति जो होगी, दीर्घकालिक शांति जो होगी तभी होगी जब दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता दे दें। तो ऐसे ध्यान आ गया कि हमास का जो मकसद था या उन आतंकियों का जो मकसद था कि इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, जो मामला बिल्कुल सो चुका था, धीरे धीरे इजराइल फ़लस्तीन में को या वेस्ट बैंक को या गाज़ा में को घुसता जा रहा था, वो मुद्दा फिर से दुनिया की चर्चा में सामने आ गया। वही इनका मकसद था। यहाँ पर इजराइल ने थोड़ा संयम से काम लिया होता तो इजराइल को फ़ायदा होता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ थे भाई हम? हमास कहाँ से आ गया? अच्छा, तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री है ना, ये प्लिनी की बुक है, और इस समय उस समय के इतिहास भूगोल की काफ़ी जानकारी मिली है। सवाल आ भी जाता है, नेचुरल हिस्ट्री सीधी सीधी किताब लिखी आती है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्यों के समय में ही जो राजा जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। हालांकि हर्यक वंश के समय में ही राजपद जो था वंशानुगत हो गया था। हर्यक वंश के बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन, ठीक है ना, ये आ गए थे। अब राजा जो था मौर्य एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण था। इसका सलाहकार होता था प्रधानमंत्री, जो आमतौर पर राजपुरोहित भी होता था। तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी और बिंदुसार का भी, दोनों का प्रधानमंत्री भी रहा और शीर्ष पुरोहित भी रहा। बिंदुसार का भी पुरोहित रहा। हाँ अनिश जी, कुछ बात समझ में आ रही है? अब आत्मा आ गई, ठीक है। अब महामात्य, जो आजकल जैसे आप कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, हमारे होते हैं ना सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, इस तरह के अधिकारी, आमतौर पर इसको नौकरशाही बोल देते हैं। तो इस समय इनको कहा गया है महामात्य। प्रशासन में शीर्ष अधिकारी वर्ग था, जिनमें से बड़े बड़े लेवल के जो पोस्ट होती उन पे अपॉइंटमेंट होते थे, उन्हें कहते थे महामात्य। गुप्त में इनको क्या कहते थे? कुमारामात्य, ठीक है, ओके। अब इनसे छोटे लेवल के अधिकारी होते थे अमात्य, इनसे छोटे लेवल के अधिकारी अमात्य, जैसे आजकल है ना पीसीएस और आईएएस, ओके। फिर अच्छा, चाणक्य ने या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सिद्धांत दिए, उसे कहा गया सप्तांग। राज्य के 7 सिद्धांत, शासन के या राज्य के 7 सिद्धांत दिए। इसका मतलब क्या? आज देखो आप, देश चल रहा है ना, तो देश चल रहा है तो उसके लिए पुलिस भी ज़रूरी है, फौज भी ज़रूरी है, खजाना भी ज़रूरी है ना, राजकोष भी ज़रूरी है। तो खजाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा के लिए रक्षा मंत्री हैं। आप बिना पुलिस और फौज के अब कल्पना कर सकते हो वर्तमान समाज में? और वित्त तो जरूरी है ही है। इसके अलावा क्या अकेले राजा कोई काम कर सकते हैं? अकेले प्रधानमंत्री सारा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। आपको कोई दिक्कत हो रही है शायद शीतल, हैं? हाँ तो बैठो ना, क्यों परेशान हो रही हो? ये बैठ रखी चेयर, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, जहाँ मर्जी बैठो। हमारी क्लासें लंबी लंबी होती हैं, यहाँ पर बैठना सभी के बस की बात नहीं है, और हम तो खड़े रहते हैं। आप सोचो, हाँ हम सोच रहे हैं कि हमारी टांगें कब तक हमारा बोझ सहेंगी। एक दिन तो कहेंगी आका अब हम थक गए हैं, ठीक है। टांगें एक दिन कहेंगी, बल्कि कहने लगी हैं आका अब कुछ रहम करो, हम थक गए। चले खैर, चलो अब तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं टांगों में चर्बी डालने के लिए। पहले लोग कहते थे ये खाओ वो खाओ, अब तो बहुत अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं, है ना। चले साहब, तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, दोनों घुटने जो हैं वो लगभग ख़त्म ही हो गए थे। डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर उनके मन में पता नहीं क्या आई, उन्होंने दवाई देनी शुरू की, उनको काफ़ी आराम है। चलें साहब, तो वैसे ऐसी बातें कहनी चाहिए। हल्द्वानी में नीलकंठ हॉस्पिटल है, नीलकंठ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अंशुमन राय, हड्डी के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो उनके पास जाइए। लगे हाथ डॉक्टर अंशुमन राय का प्रचार भी हो गया ना। चलिए प्रचार कर ही रहे हैं, तो हल्द्वानी के पास ही लाल कुआं है, लाल कुआं के आसपास एक मिशनरी हॉस्पिटल है, संजीवनी अस्पताल, वहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर अशीमा राय। प्रचार ना करूँ?
हाँ सॉरी, संजीवनी नहीं, जीवनदान हॉस्पिटल, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जीवनदान हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर हैं डॉक्टर असीमा रॉय, बड़ी अच्छी डॉक्टर है और हर मर्ज की दवा उनके पास है। ठीक है, चलिए साहब आप जाइए ज़रूर उनके पास, और मैं कमीशन एजेंट नहीं हूँ, ध्यान रखना मैं उनका मरीज हूँ। ओके, आगे चलें। तो नहीं, मैं उनका ठीक हो चुका मरीज हूँ। ओके, नहीं मैं मरीज नहीं हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारे, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारे मरीज हैं जो उन लोगों से ठीक हो चुके हैं। आगे चले भाई। तो ये बात कहाँ से आई थी? तो इसी तरह से जैसे आज है ना, जेल जरूरी है, किले जरूरी हैं, सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है, किसको चलाने के लिए? राजकाज को चलाने के लिए। तो उसी तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजकाज को चलाने के लिए, शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए राजा से कहा है कि 7 चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना है। कितनी चीज़ों पर? 7 चीज़ों पर। कितने अंगों पर? 7 अंगों पर। इसी को कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। किसने दिए सप्तांग सिद्धांत? कौटिल्य ने। किस में दिए हैं? अर्थशास्त्र में। इतना तो याद हो जाएगा ना अनिल जी? सप्तांग सिद्धांत किसके? कौटिल्य के। कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो अब इस सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? इसमें सबसे ऊपर रखा गया सबसे पहले राजा। राजा को कहा, इसने कहा ना एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? राजा को उसने कहा है साम्राज्य रूपी शरीर का सिर। राजा को साम्राज्य रूपी शरीर का सिर कहा है। अमात्य, अमात्य यानी अधिकारी वर्ग। साम्राज्य रूपी शरीर की आंखें। जनपद, जनपद का मतलब जिले। साम्राज्य रूपी शरीर के जांघें, है ना, जांघें जो हैं हमारे पूरे शरीर का बोझ होती है ना, तो जनपद जो हैं शरीर रूपी शरीर की जांघें। दुर्ग यानी कि किले। शरीर रूपी शरीर की बाहें। कोश, शरीर रूपी शरीर का मुख, कोश, है ना। कौटिल्य ने कहा भी है कि बिना वित्त के कोई राजकाज संभव नहीं है, इसलिए वित्त पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र या कॉमर्स या पब्लिक एडमिशन पढ़ोगे तो उसमें कोटेशन आती है। सेना, सेना को उसने शरीर रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा है, और मित्र भी उसने कहा जरूरी होने चाहिए, वो शरीर रूपी शरीर के कान हैं। जैसे कोचिंग में है ना, तो यहाँ पर भी मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ कान हैं, तो मुझे चुपचाप बताते रहते हैं कि सर ये चल रहा है, फीडबैक देते रहते हैं ना कि सर आज की क्लास की तारीफ़ कर रहे थे, विकास जी बैठे हैं, रोज़ मुझे फ़ोन पे फीडबैक देते हैं कि सर आज की क्लास के बारे में ये कह रहे थे, आज की क्लास के बारे में वो कह रहे थे, तो उससे हमें और कुछ बेहतर करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। हमारा एक साइलेंट कान भी है, चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता, कहता किसी से कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप हमें बता देगा। कोई फिल्टर भी करता कुछ बातों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती बताता ही नहीं है, इशारे करता। चलें भाई हाँ भाई, कान बच के रहना है। ओके, तो अब देखो, अगर तुम IAS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो राजा को सिर कहा गया, कोश को मुख कहा गया, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम PCS का एग्ज़ाम देने, ध्यान रखना, अगर तुम PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 7 अंगों में कौन कौन शामिल हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। कौन कौन शामिल है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये तुम्हें। अगर तुम वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो पता है तुमसे क्या पूछेगा? वनडे एग्जाम तुम देने जा रहे हो, तुमसे पूछेगा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है, किसने दिए, किस में दिए। यहीं पर ध्यान रखना, यहीं पर वनडे एग्जाम में तुमसे पूछ लिया कि इसमें जंघा किसे कहा गया, कान किसे कहा गया, तो तुमको अरे बड़ा कठिन पेपर आ गया, है ना, उसी में रुक जाओगे तुम। 2 नंबर से शुरू में कहा था ना कि 2 नंबर से रुक गए, 4 नंबर से रुक गए, तो भैया अगर 2 नंबर 4 नंबर से रुकना है तो मैं नहीं कह रहा कि आप IAS की तैयारी करो, PCS की तैयारी करो, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ो, है ना। ओके, अब यहाँ पर एक देखो, तीर्थ अध्यक्ष, तीर्थ और अध्यक्ष। अब मुझे ज़रा कुछ ये बताना, तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्रमुख पद हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, और इस टाइप की कुछ पोस्ट बनाओ तो जो प्रशासन में टॉप लेवल पर बैठी हैं। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष, और बताओ तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बताओ तो हैं, और बताओ लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, और बताओ राष्ट्रपति तो खैर नहीं, तो है ना। कुछ हमारे यहाँ पोस्ट ऐसी हैं जो टॉप लेवल पर है, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो टॉप लेवल पर हैं, बहुत ज़्यादा वेतन पाते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मौर्यों के समय में उच्च प्रशासनिक वर्गों पर या उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए कुछ अधिकारी थे जिनको कहा जाता था तीर्थ। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। मौर्य काल में उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी जिनको तीर्थ कहा गया है, उनकी संख्या 18 है, रट लेना। अब जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ना हमारे यहाँ, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC,
है ना, रेलवे बोर्ड, और क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसरो के चेयरमैन, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना ये, तो ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ऊपर के जो अधिकारी हैं वो हैं, उसके बाद भी नीचे कुछ पद हैं जिनके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही पद उस समय भी थे, उन्हें कहते थे अध्यक्ष। 26 अध्यक्ष मिलते हैं अर्थशास्त्र में। तो अध्यक्षों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उच्च प्रशासनिक वर्ग के नीचे या उनसे कम महत्वपूर्ण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे होते थे। ठीक है ना, अध्यक्ष थे 26, तीर्थ थे 18, और इन्हीं तीर्थों में से महामात्यों की नियुक्ति भी होती थी, या आप ये कह सकते हो कि तीर्थों को महामात्य भी कहते थे, है ना, तीर्थ या महामात्य। और कितने तीर्थ हैं? 18। किसमें बदलता? चाणक्य की अर्थशास्त्र में। और 26 अध्यक्ष। अब मंत्रिणा और परिषद, जैसे आजकल होती है ना मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, देखो शासन प्रशासन एक दिन में शुरू नहीं हो गया, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ है। टेक इट इजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैग कोई लेके नहीं जाएगा, आराम से वहाँ रख दो, गोद में रखा हो ना, कुछ है, सोना वोना है क्या इसमें, है? हाँ, तो आराम से बैठो ना, सत्संग चल रही है, उसका आनंद लो। अब बैग पकड़े रहोगे क्या मजा आएगा, है ना। अनिल जी समझ आ रहा? ठीक है, तो कहाँ थे भाई? हाँ, तो जैसे आजकल है ना मंत्रिपरिषद और मंत्रिणा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिणा। हाँ, तुम बताओ तो मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? शीतल, आज तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? हाँ, अरे इनमें अंतर क्या है ये बताओ। 3 महीने में सब स्लिप हो गया है? किसी ने कही थी भाग जाओ यहाँ से? रेगुलर आओ, रेगुलर। इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए। हाँ भाई बताओ, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? चलो कॉन्सेप्ट तो पता है ना, कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, शाबाश। तो मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह। अब उसमें से कुछ को प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट स्तर का दर्जा दे देते हैं। पॉलिटी क्लास में इसको और बताया है। आप ये कह सकते हो कि ऐसे मंत्रियों का समूह जो प्रधानमंत्री की नज़र में विश्वसनीय हैं, योग्य हैं और महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री उन्हें कैबिनेट का दर्जा देते हैं और उनसे सरकार की खास पॉलिसी नहीं, सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह से थी परिषद यानी कि मंत्रिपरिषद, और उसका एक छोटा समूह जिसमें 3-4 मंत्री होते थे उसे कहते थे मंत्रिणा। ठीक है, उस समय की कैबिनेट लिख दो, उस समय की कैबिनेट। अब आज भारत में 28 स्टेट हैं। मौर्यों ने भी पूरे भारत को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था। ऐसी थोड़ी का प्रशासन, व्यवस्थित प्रशासन की इन्होंने शुरुआत की, तो इन्होंने अलग अलग प्रांतों में बांट रखा। देखो कितने प्रांत थे? नंबर 1 उत्तरापथ, नंबर 2 अवंती, नंबर 3 कलिंग, नंबर 4 दक्षिणापथ, नंबर 5 प्राच्य या प्राची। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। 5 प्रांत थे। कितने प्रांत? 5 प्रांत। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। बस यहाँ पर अगर स्मार्ट बोर्ड होता, महंगा बहुत है, क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे, जो कि सब्सक्राइब हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, कुछ इनकम आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाए? स्मार्ट बोर्ड आ जाए आपकी फैसिलिटी के लिए, और टीचिंग और प्रभावशाली हो जाए। तो समझ गए मेरा इशारा? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, इससे हमें हौसला मिलेगा। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 प्रांत, आपने सब्सक्राइब कर दिया हमारा चैनल? हाँ। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला एक प्रांत था उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है ना, तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है, शायद रावलपिंडी जिले में, शायद कंफर्म नहीं मुझे, शायद रावलपिंडी जिले में है। तो इसमें एक प्रांत था उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत अवंती था, एमपी और राजस्थान में, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा प्रांत था कलिंग जिसकी राजधानी तोसली। सवाल खूब आता वनडे में, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। चौथा प्रांत दक्षिणापथ, साउथ इंडिया में दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी या रायचूर। और 5वां प्रांत था प्राच्य या प्राची, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये भाई आपको याद होने चाहिए, है ना। और ये याद हो जाते हैं, बार बार पढ़ने से याद होते हैं। इसके लिए कोई हकीम लुकमान कोई नुस्खा नहीं छोड़ के गए हैं कि भाई ऐसे याद हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ोगे, इन्हीं में खोए रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद इन्होंने, जैसे आजकल कमिश्नरी होती है ना, प्रांतों को किस में बांट रखा? उत्तराखंड में कितने मंडल हैं?
अच्छा, अगर जो लोग हमें नहीं जानते, हम आपको बता दें, हम उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में गदरपुर ब्लॉक में एक छोटा सा कस्बा है, शहर है गदरपुर, वहाँ पर हमारी कोचिंग है यूनिक आईएएस एकेडमी। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर है 90, कितना नंबर है मेरा, 90-275-02644। हाँ, फ्लो में निकलता है 90-200, हाँ हंस रहे हैं, फ्लो में निकलता है ना, 90-275-02644। क्यों हंस रहे हो? इंग्लिश में नहीं बोला गया इसलिए हंस रहे हो? ठीक है, ओके, वो फ्लो में निकलता है ना, 90-275-02644। ओके, मजे ले रहे हो? ओके, तो जैसे कितने मंडल हैं हमारे यहाँ? 2 मंडल हैं ना, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो इन्होंने प्रांतों को मंडल में बांट रखा था, ठीक है ना। तो मंडल का जो अधिकारी था उसे कहते थे प्रदेष्ट्रा। आज क्या कहते हैं ना, मंडलायुक्त या कमिश्नर, उसमें उसको कहते थे प्रदेष्ट्रा। अरे हाँ, आपने तो केवल उत्तराखंड पढ़नी थी। नहीं, कल तो नहीं कहा, पहले तो मतलब, अच्छा रीस्टार्ट किया। आपकी तो जीएस सुना बहुत अच्छी थी। नहीं, आप खुद ही तो कहती थी। हाँ सर, मेरे को इनका मैसेज आया, सर अब जब ना पहले जैसे आप उत्तराखंड शुरू करें ना तब बताना, तब मैं आऊँगी। ऐसे ही कहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो मंडल को क्या कहते थे? मंडल। प्रांत किसमें बटे हुए थे? मंडल में। मंडल का अधिकारी क्या था? प्रदेष्ट्रा। अब उसके बाद थे जिले, उसके बाद जिले थे। अब जिला नाम नहीं था, जिला नाम नहीं था, उस जिले को कहते थे आहार। क्या कहते थे? आहार। और जिले का जो अधिकारी था उसे कहते थे समाहर्ता। तो हम लोगों ने जब लोक प्रशासन पढ़ना शुरू किया ना, तो पुरानी किताबें थी, आप देखो बिना टीचर के कितनी दिक्कत होती होगी। जो पुरानी टीचर थी उसमें लिखा रहता है, डीएम को उसने लिखा जिला समाहर्ता। 1 साल हो गया रटे पड़े, ये नहीं पता जिला समाहर्ता क्या। अरे कलेक्टर, डीएम, ओहो। पहली बार मैं बुक लेने गया ना लोक प्रशासन, उसने मुझे इतनी मोटी किताब दे दी, मैंने सारी रट डाली। समझ में कुछ नहीं आया लेकिन रट डाली मैंने। बाद में फिर अच्छे दोस्त मिले कुछ हमारे, जिसमें एक दोस्त है, मैं वैसे नाम लेना चाहिए लेकिन नाम लेता हूँ, मैं हमारे एक दोस्त हैं सावेद आलम। तो ये मुझे रुड़की मिले थे, मैं बीएड करने गया था, रुड़की मिले थे मुझे, तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर इनके ज़रिए 2-4 लोगों से और मुलाकात हुई, तो फिर मुझे बाहर की दुनिया का पता चला, अरे यही भी हो रहा है ना। तो चले साहब, तो सुन रहे हैं भाई साबित भाई? पता नहीं सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लो। तो जिले को क्या कहते थे? आहार। क्या कहते थे? आहार। ओके, जिले को कहते थे आहार। अब यहीं पर मैंने लिखा गुप्तों में, देखो मैंने लिखा है ये, गुप्त काल में जिले को कहते थे विषय। गुप्त काल में जिले को क्या कहते थे? विषय। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। मौर्यों के समय में जिले को कहते थे आहार, और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था समाहर्ता, और ये रेवेन्यू ऑफिसर था। इसका काम था टैक्स लगाना और वसूल करना, समाहर्ता का काम है ना। ब्रिटिश आए तो उसके समय भी इसका नाम हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर माने वसूली करने वाला है। हाँ ध्यान रखना। अब गुप्तों के समय में जिले को कहा गया विषय, और विषय के मुखिया को क्या कहते थे उसमें गुप्तों के समय में? अरे शाबाश, विषयपति है ना। हाँ विषयपति। तुमने क्या बोला था? हाँ नहीं, कुछ और बोला शायद। ठीक है, विषयपति बोला होगा। उसमें चाय बची है क्या? ठीक है। अरे ये लिखा तो है तो उसमें इतनी होशियार कैसे हो गई? मैं भूल गया, ये लिखा तो है सामने, तो उसमें इतनी होशियार कैसे हो गई? ठीक है। अच्छा, विषयपति का एक नाम और मिलता है स्थानिक। ध्यान रखना, मौर्यों के समय में जिले का नाम आहार, जिले का अधिकारी समाहर था। गुप्तों के समय में जिले का नाम जो था वो था विषय, और एक गुप्तों के समय जिले का नाम था विषय, और जिले का मुखिया विषयपति, इसका एक नाम और था विषयपति का स्थानिक। ठीक है, आगे चले। ग्रामीणी जो होता था गांव का मुखिया या गांव की सेना का सेनापति। नागरिक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, नगर प्रशासन का जो चीफ होता था उसे नागरिक कहते थे मौर्यों के समय में, और गुप्तों के समय ये जो नागरिक था उसको कहते थे, मैंने लिखा ना आल्सो इन गुप्ता पौर महापौर। गुप्तों के समय में नागरिक को कहते थे पौर या महापौर। जो छोटे नगर होते होंगे उसका मुखिया पौर होता होगा, जो बड़े नगर होते होंगे उसका मुखिया महापौर होता होगा। ठीक है, आगे चलें। स्टेडिया, ये दूरी की इकाई थी। आप जो है ना, जैसे हरिद्वार यहाँ से कितने किलोमीटर है? 195 किलोमीटर है ना। तो किलोमीटर किसकी दूरी की इकाई हो गई ना, तो उस समय दूरी की इकाई थी स्टेडिया। तो हर 10 स्टेडिया पर एक बोर्ड लगा रहता था। स्टेडिया जो था दूरी की इकाई थी, ध्यान रखना। लक्षणाध्यक्ष, वैसे तो प्रणयाध्यक्ष और नवाध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी में, वनडे में इतना काफ़ी है। ठीक है ना, हालांकि यूपीएससी के लिए भी ये क्लास है। तो लक्षणाध्यक्ष
जो टकसाल का जो मुखिया होता था, टकसाल सिक्के या मुद्रा का मुखिया जो होता था उस डिपार्टमेंट का, उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष। यानी कि नियमित टकसाल व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। अभी इसकी बात और करेंगे टकसाल की, जब सिक्कों की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। पण्याध्यक्ष व्यापार मंत्री, व्यापार का मुखिया पण्याध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष या सन्निधात्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसको रिपीट नहीं कर रहे, समय बहुत लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, 24वीं क्लास का पार्ट 2 है। कितना समय हो गया ये हैं? 30 मिनट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से 30 मिनट काफ़ी होते हैं, फिर हमें वीडियो अपलोड करने में परेशानी होगी। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका पार्ट 3। थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।